Hello everyone. Today we will discuss about the next topic of chapter 7, chapter number 10, respiration in organisms. कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं और रेस्पायर करने की नीड हमें क्यों होती है, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा जो आता है, हमारा जो भी साइंस की आपकी कंप्लीटली बुक है उसके अंदर उन्होंने 2 स्टूडेंट्स ले रखे हैं जो कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं और जिसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू उस चैप्टर को कंप्लीट किया गया है, तो वो हमें किस तरीके से आंसर मिलते हैं वो देखते हैं। 2 बच्चे होते हैं पहेली और बूझो नाम के, उनके दादा दादी गांव से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी फास्ट मूविंग करके रनिंग करके बस स्टॉप तक जाते हैं उनको लेने के लिए, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट के साथ, तो वो उसकी दादी पूछती है, बेटा आप इतना जल्दी जल्दी आपकी जो ब्रीदिंग है वो क्यों हो रही है, मतलब जो हार्ट बीट है वो तेज तेज क्यों कर रही है। तो वो अपनी दादी को बताता है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि तेज तेज सांस क्यों आए हुए हैं, वो अपनी दादी को बताता है कि दादी क्योंकि मैं रनिंग करके आया हूँ बड़ी फास्ट, इस वजह से ऐसे हार्ट बीट मेरी तेज हो गई है, फास्ट हो गई है। लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन होता है कि जो हमारा हार्ट बीट का फास्ट होने का, जो ब्रीदिंग का फास्ट होने का है, वो रीजन क्या है। अब उस रीजन के लिए हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर आंसर देखेंगे उसका। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी ब्रीथ, हमें जरूरत क्यों पड़ी ब्रीथ की, व्हाई डू वी ब्रीथ, हमें ब्रीथ करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो किस वजह से। अब देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बने हैं। उसके बाद जो सेल होता है हमारा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको सेल बोला गया, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेल से मिलके बने हैं। और द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, मैनी सेल्स जब क्या हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं, ग्रुप हो जाता है, तो वो टिश्यूज होते हैं। जैसे अगर कोई फिंगर है, ये सेल से मिलके बनी है, इसने बनाया टिश्यू, और टिश्यू ने हमारा पूरा बनाया ऑर्गन, यानी कि पूरा हैंड। तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इससे आपका एक मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है ऑर्गेनिजम्स की। सो दिस इज सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, organisms are made up of a small unit called cell, a small unit called cell, जिसको क्या बोला गया, सेल बोला गया है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिजम्स की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो कौन सी होगी, वो सेल होगी। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, सेल होगी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो सेल का अपना कोई ना कोई फंक्शन होता है। ऑल सेल आर डूइंग देयर ओन फंक्शन, कोई ना कोई फंक्शनिंग करते हैं। अब वो फंक्शनिंग कौन सी होती है, यानी कि न्यूट्रिशन हो गया। जितने भी अगर हमारे ऑर्गन है बॉडी के, कोई ऑर्गन क्या करते हैं, जैसे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स है सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है, क्योंकि हमारे हैंड्स कोई और वर्क करते हैं, लेग्स कोई और वर्क करती हैं, माउथ का कोई और काम है। तो जितने भी हमारे सेल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उन सब की जो अपनी अपनी फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। तो वो फंक्शनिंग क्या क्या है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके अलावा एक्सक्रिएशन हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रिएशन या रिप्रोडक्शन। ये जितनी भी फंक्शनिंग होती हैं वो सारी की सारी सेल्स की अलग अलग पार्ट्स की होती है। जितने भी सेल्स होते हैं सबकी अलग अलग फंक्शनिंग है। अब जब भी कोई फंक्शनिंग है अपना अपना वर्क करता है,
सारे के सारे सेल्स जितने हैं अपनी अपनी फंक्शनिंग करते हैं। अब कोई भी वर्क करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। ऑल सेल्स नीड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग। फंक्शनिंग को करने के लिए कोई भी वर्क हमारा प्रोजेक्ट है हमारा, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो एनर्जी आती कहाँ से है, हमें एनर्जी कहाँ से मिली? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जिस तरीके से टीचर अपना काम करता है, डॉक्टर अपना काम करता है, सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ से मिली? फूड से मिली। और वो फूड आया कहाँ से, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। द फूड स्टोर्ड एनर्जी। फूड क्या करता है? द फूड स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड होता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एंड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे उसको क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे वो क्या कर देगा? उसको रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं कि रेस्पायर के टाइम हमारी जो बॉडी होती है कौन सी गैसेस को रिच आउट करती है और कौन सी गैसेस को रिच इन करती है। फूड क्या करता है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की जरूरत पड़ती है। अब जो एयर होती है, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जो हमारी बॉडी है रेस्पायर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम वे रिच इन ऑक्सीजन एंड रिच आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? अंदर लेके जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी हमने फूड इनटेक किया, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। अब जो भी फूड हमने अपने इनटेक किया, क्या वो फूड एज इट इज डाइजेस्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं होगा। तो उस फूड के ब्रेकडाउन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। फूड का क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड टू ट्रांसपोर्ट द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स तक फूड का ब्रेकडाउन करके उस फूड को बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ऑक्सीजन गैस उसमें क्या करती है? हेल्प करती है। तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, to all parts of the cell. तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड with the help of oxygen is called cellular organisms. उनको क्या बोला जाता है? cellular organisms बोला जाता है। तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? the breakdown of food with the help of oxygen, ऑक्सीजन की हेल्प से। अब यहां से आपका इंटरनल क्वेश्चन अराइज होता है कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड? दैट वन इज ऑक्सीजन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब यहां से आपसे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी डेफिनेशन पूछ सकता है। जब ऑक्सीजन की हेल्प से बॉडी सेल के हर एक पार्ट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है, किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए, तो वहां क्या बनेगा? सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब जो ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होता है वो क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत टाइप्स का हो सकता है। उन दोनों को अब क्या बोलते हैं देख लीजिए। अब बात करते हैं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। इन दोनों में क्या फर्क है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने क्या बोला? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब इसके बाद 2 टाइप्स आते हैं इसके। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड with the help of oxygen is called aerobic respiration and it produces carbon dioxide and water। हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है with the help of oxygen। This process is called aerobic respiration when the use of oxygen in the presence of oxygen। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? when breakdown of food, when breakdown of food with the, या फिर ये लिखो in the presence of, या फिर with the use of oxygen, with the use of oxygen is called aerobic respiration। AEROBIC, aerobic respiration। इसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी हम फूड इनटेक करते हैं उसके बाद हम कोई वर्क करते हैं तो ऑब्वियस है कि बाहर एनर्जी आती है। क्या निकलती है? एनर्जी आती है। तो यहाँ जो फूड है, फूड को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। ये हमें प्रोवाइड होता है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हमने बोला कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट। कुछ क्या करते, जैसे यीस्ट होता है, यीस्ट, अब ये भी यहाँ इंटरनल क्वेश्चन अराइज होता है। जो यीस्ट है वो एनएरोबिकली क्या करता है? एनएरोबिकली प्रोसेस, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपना फूड यानी कि अपनी एनर्जी देता है, प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो रेस्पिरेशन होता है यीस्ट का, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अंडरस्टूड? सो अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब यहां इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। उसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड वाटर।
तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ होगा तो वो हमें क्या देगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी एब्सेंस में है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या प्रोवाइड कराता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड ये हमें मिलता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हमने पढ़ा एरोबिक और एनारोबिक के बारे में, जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, अवर मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं, इनका जो प्रोसीजर है रेस्पिरेशन का वो भी एनारोबिकली होता है। तो हमारी जो मसल्स होती हैं, अवर मसल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी मसल्स भी एनारोबिकली क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं। ठीक है। अब जैसे हम फास्ट मूविंग, अब ये क्वेश्चन यहां लिख सकते हो तुम, मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। एनारोबिकली क्या करती है, रेस्पायर करती है। एनारोबिकली का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट फॉर द शॉर्ट टाइम। लेकिन किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, बट फॉर द शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। जब आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइजेस, तो अवर बॉडी नीड्स ए हाई एनर्जी। हमारी बॉडी को ऑब्वियसली जब ऐसे कोई काम करेंगे तो हमारी बॉडी को हाई लेवल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट ऑक्सीजन सप्लाईज द एनर्जी इज लिमिटेड। जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, सप्लाई करती है ना होल सेल्स तक एनर्जी का, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो उस टाइम जो मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, रेस्पायर एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती है, जिसकी वजह से अब मसल क्या करती हैं, इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद चलो लिख देती हूँ मैं इस सारे प्रोसेस को। मसल सेल्स, जो मसल सेल्स होते हैं, रेस्पायर एनारोबिकली फॉर शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए। जब भी कोई ह्यूमंस होते हैं हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग एंड रनिंग करते हैं, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, इस तरीके से उनको किसकी जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सो बॉडी डिमांड्स हाई एनर्जी। बॉडी क्या करेगी, हाई एनर्जी की डिमांड करेगी। बट उस टाइम क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है सप्लाई द एनर्जी इज लिमिटेड एनर्जी ही सप्लाई करती है। एनर्जी इज लिमिटेड एनर्जी क्या करेगी, सप्लाई करेगी। उसके बाद आता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो तो हमारी लिमिटेड करती है, लेकिन उसको जरूरत है ज्यादा की। तो उस टाइम पे जो मसल्स होते हैं वो किस तरीके से एनारोबिकली क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे। जब एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे तो जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के साथ। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के साथ। अब जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं जब भी हम रनिंग करते हैं, जैसे ऐंठ जाता है पूरी बॉडी, मसल्स जो होती हैं। मसल्स हैव क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग के टाइम पे कुछ क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वहां क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की।
उस टाइम जब बॉडी को क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो उस टाइम जब बॉडी को हॉट वाटर के साथ या तो हॉट वाटर या फिर जब मसाज की जाती है तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोवाइड होती है। लेकिन होना क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वहां जब हम हॉट वाटर के साथ उसकी मसाज करते हैं मसल्स की, सो द इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये प्रोसेस हमारा होता है मसल्स का। अंडरस्टूड? जो एनारोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, रिच इन एयर एंड रिच आउट एयर, यानी कि एयर को बाहर निकालना और एयर को अंदर लेके जाना। तो वो भी हमारा प्रोसीजर जो होता है 2 टाइप्स का होता है। किस तरीके से? व्हेन द एयर इज रिच इन, ब्रीदिंग इज टेकिंग एयर, ब्रीदिंग हमारी क्या होती है, रीचिंग एयर, टेकिंग एयर रिच इन एंड आउट, रिच इन एंड आउट, एयर का बाहर जाना और अंदर आना हमारा ब्रीदिंग होता है ऑब्वियसली। अब ये 2 टाइप्स का किस तरीके से होता है, व्हेन एयर इज रिच इन, व्हेन एयर इज रिच इन यानी कि जो अंदर जाती है तो वो हमारा इनहेलेशन रेस्पिरेशन, इनहेलेशन रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इनहेलेशन रेस्पिरेशन रहेगा। उसके अलावा रिच आउट, विच एयर इज रिच आउट यानी कि बाहर निकलती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेलेशन। क्या बन जाएगा, एक्सेलेशन रेस्पिरेशन। ये हमारा 1 inhalation and 1 exhalation is called breathing। जब एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है वो हमारा ब्रीदिंग होता है। प्रोसेस फॉर आवर सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल यानी कि लाइफ अगर चल रही है तो उसमें ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर सांसें अटक जाए तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमें ब्रीदिंग रेट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। जब ब्रीदिंग का रेट होता है वो कैसे निकलता है, व्हेन वी ब्रीद द नंबर ऑफ ब्रीदिंग, द नंबर ऑफ ब्रीदिंग, द नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन 1 minute बाय ए पर्सन, इन 1 minute बाय ए पर्सन। एक पर्सन के थ्रू जब 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग होती है, और ब्रीदिंग क्या होती है, 1 inhalation and 1 exhalation। एक बार तो हवा का अंदर जाना, एक बार हवा का बाहर आना, कंप्लीट ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग रेट व्हेन ब्रीदिंग इन 1 minute, नंबर ऑफ ब्रीदिंग, कितनी नंबर ऑफ ब्रीदिंग हमारी 1 मिनट के अंदर होती है, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, किस तरीके से वो रेस्पायर करते हैं और उनका जो ऑर्गन क्या होता है। Understood?